होते हैं विकारी शब्द, कहाँ से आए ये, इनका प्रयोग वाक्य में कब किया जाता है, वाक्य में कौन से होते हैं विकारी शब्द। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको विकारी शब्द ही पढ़ाऊंगी और आपका जो कंफ्यूजन है इसे भी दूर करूंगी। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों विकारी शब्द देखो वे होते हैं जिन पर लिंग वचन काल कार का प्रभाव पड़ता हो। इससे अपोजिट अविकारी शब्द होते हैं मतलब अव्यय। अव्यय वे होते हैं जिन पर लिंग वचन काल कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। पर विकार शब्द का रूप परिवर्तन भी होता है और उनका लिंग वचन काल कार का प्रभाव भी पड़ता है उन पर। ठीक है, तो विकारी और अविकारी शब्द दो होते हैं ये शब्द के भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे कि विकारी शब्द और विकारी शब्द के भेद, सॉरी अविकारी शब्द और अविकारी शब्द के भेद मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं विकारी शब्द और उनके जो भेद होते हैं वे पढ़ेंगे। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेष संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ये चार भेद हैं और साथ में इन चारों भेदों के भेद पढ़ेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो हमारे लिंग जो हमारे संज्ञा सर्वनाम, जो हमारे जो संज्ञा है सर्वनाम है क्रिया है विशेषण है, इन्हें हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और साथ में ट्रिक बाय ट्रिक। ठीक है, इनकी थोड़े ट्रिक भी पढ़ेंगे हम कि इन्हें हम याद कैसे करें, इजी ट्रिक है और साथ में कहानी के माध्यम से जानेंगे, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ जाएगा, याद की बात है, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी ही, कहानी के माध्यम से पढ़ोगे जल्दी ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे अव्यय होते हैं, अव्यय नहीं है ये वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन काल कार का प्रभाव पड़ता है, मतलब जिन पर लिंग वचन काल कारक आदि का प्रभाव पड़े उन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। इनका रूप परिवर्तन हो सकता है, अविकारी शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होता है बट विकारी शब्द का रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में है कि लड़का यहाँ दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में जो लड़का है ये शब्द, ये लड़का है, अब इसका हमने क्या किया, लिंग बदला तो बना लड़की यहाँ दौड़ रही है। इसी का ये हमने वचन बदला तो क्या बना, लड़के यहाँ दौड़ रही है। हमने इनका लिंग वचन बदल कर देख लिया तो बदल गया, इस लड़का का बदला बिल्कुल बदला। और ये क्या है, संज्ञा है, तो विकारी शब्द के भेद में संज्ञा भी तो आता है, संज्ञा के भी रूप बदलेंगे। तो जो हमारी संज्ञा है वो बदल गई, लिंग में बदला तो बदला, वचन में बदल दिया तो भी बदल गया। ये ऐसे ही हमारे जो यहाँ शब्द है वो हमारा बिल्कुल नहीं बदला, जैसा है वैसा का वैसा रहा। हमने उसे लिंग में बदल ले चाहे वचन में बदल लो, वो वैसा है जैसा का जैसा ही रहेगा। क्योंकि जो यहाँ शब्द है ना ये हमारा विकारी शब्द नहीं है, ये हमारा अव्यय है, अविकारी शब्द। क्या ये हमारा अविकारी शब्द है। और जो हमारा ये रहा है, रही है, रहे हैं, क्या ये वाली क्रिया है, और क्रिया भी बदलती है क्योंकि विकारी शब्द के भेद में क्रिया भी आती है और क्रिया भी हमारी बदलती है हमारे लिंग के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग, काल या फिर कारक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उदाहरण हमने पहला समझ लिया। दूसरा है कि मैं पेन लेना चाहता हूँ। देखो इसमें हम जान गए कि जो हमारे अविकारी शब्द लड़का है, अविकारी शब्द है, उसका हमने लिंग बदला तो बदल गया, वचन बदला तो भी बदल गया, मतलब इन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है तो हमारे ये बदल गया। उसी से और रहा है, रही है, रहे हैं, इन पर भी हमारा लिंग वचन काल कार का प्रभाव पड़ता है तो इसलिए ये भी हमारा बदल गया। पर जो यहाँ शब्द है, जो हमारे यहाँ शब्द है, इस पर नहीं तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना वचन का, ना काल का, ना फिर कारक का। ये हमारा अविकारी शब्द है। मैं पेन लेना चाहता हूँ, मुझे पेन चाहिए, हमें पेन चाहिए, सब में बात एक ही कही गई कि मुझे पेन चाहिए, पेन लेने के लिए कहा गया है। परंतु जो हमारा ये शब्द है मैं, मुझे, हमें, इस मैं का जो है ना रूप परिवर्तन होता गया। उसने मैं से क्या बना, मुझे बन गया, मुझे से क्या बना, हमें बन गया। इस पर भी हमारा किसका प्रभाव पड़ा, इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ा, इस पे वचन का प्रभाव पड़ा। अब जरूरी नहीं कि लिंग वचन काल कार का एक साथ प्रभाव पड़ेगा, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एक वाक्य में लिंग का पड़ जाए, दूसरे में वचन का पड़ जाए, फिर दोनों में लिंग वचन का पड़ जाए। ठीक है, तो इसमें किसका प्रभाव पड़ा है, वचन का, कि मैं का तो मुझे बन गया, एक वचन नहीं दोनों के दोनों, पर हमें है वो बहुवचन चला गया, मतलब इसमें वचन बदला है। मैं पेन लेना चाहती हूँ, मैं अपने लिए कहा वचन है, एक वचन, मुझे पेन चाहिए, बदला ना। देखो मैं जो शब्द है इसका ही हमने मुझे बना दिया और इसी से ही हमने हमें बना दिया। चाहिए क्या, पेन चाहिए, बात सेम नहीं पर बदले तीनों, और ये तीनों ही हमारे क्या है, अविकारी शब्द है। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो अब हमने विकारी शब्द समझ लिया तो अब इसके भेद पढ़ेंगे
मैंने आपको बताया ट्रिक और साथ में कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों अब हम करेंगे विकाय शब्द के भेद। तो विकाय शब्द के कितने भेद होते हैं बताए थे, विकाय शब्द के हमारे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा क्या होता है? देखो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर हर चीज के नाम है, हर वस्तु के, हर प्राणी के, सभी के नाम होते हैं और उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम खेल रहा है, तो इस वाक्य में जो राम शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि हमारे जो भी पूरी पृथ्वी के अंदर हर चीज के नाम है। ये क्या है? मार्कर है, इसका भी क्या नाम? मार्कर ही है ना। इसे हम मार्कर कहते हैं, इसे हम बोर्ड कहते हैं। ये हमारे कपड़े होते हैं, मतलब सभी के नाम है ज्यादातर। आपका नाम भी कुछ होगा, मेरा नाम भावना है, तो सभी के नाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ही ना हो, सभी के नाम होते हैं और उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है? नाम। ठीक है। उसी से दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है कि देखो ये जो है हमारा संज्ञा, ये तो हमारा छोटा सा है, हाँ एक नाम है, पर सर्वनाम है ना, वो नाम जो हमारे जो नाम है, जो हमारा संज्ञा है, संज्ञा का अर्थ मेरा दूसरा नाम मान लो, संज्ञा का दूसरा नाम ही होता है। तो उस सर्वनाम ने क्या किया? इस संज्ञा का जो नाम है ना वो अपने में ले लिया और उसे अपना नाम दे दिया कि सर्वनाम, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ हो। इसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, सर्वश्रेष्ठ मान लिया। जैसे कि ये हमारा क्या होगा? अनुज और ये होगा जयेष्ठ। तो मतलब ये जो हमारा सर्वनाम है और संज्ञा, ये दोनों क्या है? भाई भाई है। और दोनों भाई भाई में से जो संज्ञा है वो एक अनुज है, मतलब छोटा भाई है, और सर्वनाम इससे बड़ा भाई है। तो संज्ञा का जो भी इसका हिस्सा होगा, जो भी इसका नाम होगा, वो किसके पास चला गया? सर्वनाम के पास। इसलिए जो नाम हुआ ना, संज्ञा का दूसरा नाम ही है, तो इसलिए सर्वनाम का नाम सर्वनाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो संज्ञा है उसका नाम दूसरा नाम था और जो नाम है उसने सर्वनाम ने उसका नाम ले लिया। ठीक है। और उसके नाम पर जो उसका नाम है उसे हटा दिया और अपने पास रख लिया उसका नाम, और उसने अपनी जगह पर अपने आप को रख लिया। कहने का मतलब ये है, अब देखो इसमें राम खेल रहा है, तो राम जो शब्द है ये संज्ञा है। अब इसमें कि वह नाच रहा है, पर राम की अगर हम इसे राम ही मान ले, इस व्यक्ति को राम मान ले, तो वही बात है, राम को हटाकर वह लगा दिया, मतलब सर्वनाम ने इस संज्ञा के नाम को हटाकर अपना नाम लगा लिया जो है वह। ठीक है। और जो हमारा क्रिया होती है, क्रिया मतलब श्याम टीवी देख रहा है, तो ये जो क्रिया होती है ना, ये इन दोनों के कार्य को बताएगी। ठीक है। क्योंकि हमारा जो संज्ञा क्या है? करता ही है काम। जो नाम है, अब नाम हमारी कोई कर्ता भी होगी, तो राम हमारा कोई नाम है और ये हमारा क्या है? करता है। तो क्रिया में जो श्याम टीवी देख रहा है, इसके अंदर क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम जो कार्य कर रहे हैं, जो दोनों भाई हैं वो जो कार्य कर रहे हैं वो क्रिया बताता है। विशेषण क्या बताता है? कि वे कैसे हैं, उनकी क्या विशेषता, उनमें क्या क्या विशेषता है। तो जो हमारा संज्ञा था उनमें क्या विशेषता है? जैसे संज्ञा का नाम मैंने क्या ले रखा है? राम ले रखा है, तो उसकी क्या विशेषता है? कि राम मोटा है, तो ये व्यक्ति क्या है? ये मोटा है, इसकी विशेषता है ये, इस राम की विशेषता है ये। और वह सुंदर है, इस सर्वनाम की विशेषता है कि वह सुंदर है। कहने का मतलब है कि विशेषण क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब राम और जो वह है, ये कोई भी व्यक्ति है, वह उसकी क्या करता है? विशेषता बताता है। क्रिया क्या करता है? उन दोनों जो कार्य कर रहे हैं, क्या काम करे, खेलने का, बैठने का, उठने का, क्या कार्य करे, वो बताता है क्रिया। ठीक है। तो मतलब ये राम हो गया, इसे श्याम मान लेते हैं, ये श्याम है, ये श्याम है और ये राम, ये भी हमारा श्याम है। ठीक है। तो मतलब सर्वनाम समझिए क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर यूज करने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक सा पढ़ा है कि क्या होते हैं ये हमारे संज्ञा सर्वनाम, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा, तो हम इसे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा हमारा पहला भेद है विकास शब्द का। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का दूसरा नाम ही नाम है। संज्ञा मतलब नाम होता है, जैसे नाउन का अर्थ क्या होता है? नाम होता ही है ना, ऐसे संज्ञा का अर्थ भी नाम होता है, उसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम होता है, किसी का भी नाम, व्यक्ति का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी का भी नाम क्या कहलाएगा? वो संज्ञा। ठीक है।
तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मैंने आपको कहा था कि मैं ट्रिक के साथ और एक कहानी के साथ आपको समझाऊंगी, ठीक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाती हो, कोई भी एक। और जातिवाचक से पूरी जाति का बोध हो, समूह किसी ग्रुप का बोध हो, द्रव्य किसी मैटेरियल पदार्थ का, भाव मतलब हमें कोई भाव हमारी हमें जिसको महसूस करते हो उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे अब मैं लूंगी कि राम जा रहा है, तो ये शब्द है कि राम जा रहा है। तभी उसे एक फूल दिखाई दिया, उसने उसे लेकर वह कक्षा में गया और उसने वह फूल एक अध्यापिका को दे दिया। तब विद्यार्थियों ने उसे पत्थरों से मारा जिससे उसे चोट लगी। अब इस पूरी कहानी में, छोटी सी कहानी, इसमें क्या कहा कि राम जा रहा था। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति, देखो संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा का नाम होता है, तो व्यक्तिवाचक वो होता है जिसमें एक व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाती है, कोई एक विशेष के बारे में। अब जैसे मैं लूंगी पर्वत, एक शब्द है कि पर्वत, तो पर्वत में कितने सारे पर्वत होते हैं? हिमालय पर्वत, बहुत सारे पर्वत होते हैं हमारे, मान लीजिए बहुत सारे पर्वत होते हैं, सभी पर्वतों के नाम आ जाएंगे उसके अंदर अगर हम पर्वत बोलेंगे तो वो पर्वतों की पूरी जाति हो जाती है। अब हम बोलते हैं लड़का, तो लड़का में क्या होता है? पूरे लड़कों की जाति हो गई, बहुत सारे लड़के हो गए। अगर उन्हीं लड़कों में से हम किसी एक लड़के का नाम ले, जैसे ले लिया रमेश, तो उनमें से एक लड़का कौन सा? रमेश है? तो वो हमारा क्या हुआ? विशेष व्यक्तिवाचक। जिसमें पूरी जाति में से किसी एक को चुना जाए उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। पूरे पर्वतों में से एक पर्वत हिमालय को चुना, तो वो हमारा क्या है? विशेष व्यक्तिवाचक। जैसे हम बोलते हैं हाँ, अब मैं बोलूंगी कि लड़कियां, तो लड़कियों में क्या होगा? बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी। और अगर मैं उनमें से किसी एक का नाम लूंगी, जिसमें गीता, तो उनमें से कोई एक ही आएगी, सारी थोड़ी नहीं आएगी। मैं एक को बुलाऊंगी, गीता नाम लूंगी तो सारी आएंगी, सारी थोड़ी ना आएंगी, एक ही गीता ही आएगी। अगर बोलूंगी सारी लड़कियां यहाँ पर आ जाइए, तो सब आ जाएंगी। अगर मैं बोलूंगी गीता यहाँ पर आ जाओ, तो गीता ही आएगी। तो मतलब गीता क्या? एक शब्द, नाम है। लड़का भी एक नाम है, लड़कियां भी एक नाम है, पर जो लड़के, वो लड़का नहीं, लड़के की पूरी जाति हो जाती है, और लड़का की भी होती है, ठीक है? तो मतलब अगर मैं उनमें से किसी एक का नाम लूंगी तो वो विशेष व्यक्तिवाचक होगा। जाति मतलब पूरी जाति का बोध हो जाता है। समूह कोई ग्रुप होता है, इसमें ग्रुप मतलब कोई भी हमारा टीम होती है, ग्रुप होती है, उससे हम सभा में पूरी ग्रुप हो जाता है, कक्षा में पूरा ग्रुप होता है। द्रव्य कोई मैटेरियल, कोई पदार्थ। अब जैसे हम लूं पत्थर, सोना, चांदी पदार्थ होते, भाव में मतलब जिसे महसूस करते हो, कहानी के माध्यम जानेंगे। राम जा रहा है, इस वाक्य में जो राम है ये एक संज्ञा है, और साथ में ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है। कौन सा? व्यक्तिवाचक, मतलब कोई एक विशेष नाम है ये राम, ठीक है? तो राम जा रहा है, ये हमारा व्यक्तिवाचक है। तभी उसे एक फूल दिखाई देता है, तभी उसे एक क्या दिखाई देता है? फूल। तो फूल क्या है? हमारा जातिवाचक। फूल हमारा क्या है? जातिवाचक। ये पहला है, ये दूसरा भेद में है फूल, क्योंकि फूल के बहुत सारी जातियां होती है। कितने तरह के फूल होते हैं? बहुत होते हैं। कमल का फूल हो जाता है, रोज, लोटस, या फिर हम लिली का फूल हो जाता है, बहुत तरह के फूल होते हैं, ठीक है? तो इनमें से हमने फूल का नाम लिया तो सभी फूलों की जाति आ जाती है। कितने सारे फूल होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अगर उनमें से किसी एक का नाम लेते तो व्यक्तिवाचक होता, परंतु हमने फूल बोला है तो मतलब पूरी जाति है, तो फूल क्या हुआ? हम जातिवाचक में आ गया। उसे लेकर वह कक्षा में गया। समूह में क्या होता है? ग्रुप होता है। अब कक्षा में सब विद्यार्थी बैठते हैं, तो विद्यार्थियों का पूरा ग्रुप बैठता होगा, बैठता है ना? तो कक्षा क्या है हमारा? समूह, मतलब किसी ग्रुप की बात की जाती हो। चाहे आर्मी की टीम होते, तो आर्मी की टीम में पूरा ग्रुप रहता है, सभी आर्मी रहते हैं, ठीक है? तो उसमें पूरा ग्रुप होता है। सभा क्या होती है? सभा में सब ग्रुप होते हैं, ओके? तो ग्रुप हमारा समूह क्या कहलाता है? अब जैसे हम झुंड होता है, झुंड पूरा समूह ही हुआ। रेवट क्या? वो पूरा समूह हुआ, समूह ही हुआ ना? तो समूहवाचक मतलब पूरा समूह की बात की जाती है। कक्षा में गया और उसने वह फूल एक अध्यापिका को दिया। उसने वह फूल, वह क्या है? सर्वनाम है, वैसे वह का इतना हम संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, तो फूल क्या है? दोबारा फूल आ गया, फूल भी जातिवाचक ही है हमारा। ये दूसरा था। ये हमारा तीसरा भेद का उदाहरण है। एक अध्यापिका को दिया, तब विद्यार्थियों ने उसे पत्थरों से मारा। पत्थर हमारा कोई मैटेरियल है, मैटेरियल मतलब पदार्थ, ठीक है? पदार्थ जैसे कि पत्थर होगी, सोना, चांदी, तांबा, लोहा,
ये सब हमारे क्या होते हैं, मैटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं। ओके, तो द्रव्यवाचक का मतलब है कि मैटेरियल नाउन जिसके अंदर पदार्थ आते हो उन्हें बोलते हैं द्रव्यवाचक। कोई हमारे सारे पदार्थ होते हैं, ठीक है। पत्थरों से मारा जिससे उसे चोट लगी, भाववाचक क्या है इसमें, चोट। अब आपको कोई चोट लगती है तो चोट को अब मतलब जब आपको चोट लगेगी, अच्छा किसी ने पत्थर मारा तो आपको दर्द हुआ, चोट लगी, क्या उस चोट को आपने देखा, नहीं देखा, आपने उसे छुआ, नहीं छुआ, पर आपको अंदर से महसूस हुआ। अगर चलो मान लग भी गई आपको, वो जैसे पत्थर लग गया, खून निकल गया, पर फिर भी आप कहोगे कि हमने उस चोट को टच किया, बट नहीं, आपने उस चोट को टच नहीं किया, जो ऊपर ऊपर लगा है ना, खून निकले, आपने उसको टच किया है। जो चोट है ना, दर्द, जो दर्द होता है हमारा, चोट तो वैसे हमारे भाव में नहीं आता, जैसे दर्द, जब हमें दर्द होता है ना, वो महसूस किया जाता है। ओके, चोट में दर्द होता है, वो क्या है, महसूस किया जाता है, यहाँ देखा जाता है, ना ही उसे हम छू सकते हैं। तो ये हमारी संज्ञा हो गई, संज्ञा समझो एक नाम होता है कोई, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्द के का दूसरा भेद। तो विकारी शब्द का दूसरा भेद होता है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, मतलब संज्ञा का भाई, बड़ा भाई कौन है, सर्वनाम। जितनी संज्ञा की जगह ले रखी है, इस संज्ञा को हटाकर खुद वहां पर बैठ जाता है, संज्ञा को हटा देता है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद है, अब इसका एक छोटा सा छोटी सी इसकी ट्रिक है, कौन सी है वो, अनाप शनाप। तो है अनाप और शनाप। तो अनाप शनाप, ये छोटी सी ट्रिक लिया मैंने इसके लिए, इन्हें याद करने के लिए। वैसे आपने बेसिकली पढ़ा होगा, निश्चय पुरुषवाचक सबसे पहले आता है, बट मैंने निश्चयवाचक इसलिए लिया है ताकि इसके हम ट्रिक बना सके और आप इसे जल्दी से याद हो सके। बीच बीच में आप भूल जाते हो कि इसे 6 भेद है, आपके माइंड से निकल जाते हैं, तो इसलिए छोटी सी ट्रिक है, अनाप शनाप। अ से बनता है अनिश्चय, ना से बनता है निश्चयवाचक, प से बनता है पुरुषवाचक, स से बनता है संबंधवाचक, ना से बनता है निजवाचक और प से बनता है प्रश्नवाचक। ठीक है, इसे आप याद कर लोगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा। फिर हम कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, तब मैंने, बाद में पढ़ेंगे, पर इनके बारे में जान लेते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनके अंदर हमें किसी भी प्रकार की, मतलब हमें कोई सही प्रकार की जानकारी नहीं होती हो, अनिश्चित जानकारी, जिसके बारे में निश्चित नहीं पता होता हो, उसे हम बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, तो किसी व्यक्ति ने दरवाजा खटकाया, इसमें किसी व्यक्ति मतलब हम इस व्यक्ति को नहीं जानते, हमें निश्चित नहीं पता कि वो कौन व्यक्ति है, तो वो हमारा अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तब मैंने दरवाजा खोला तो पता चला कि यह तो मेरी मामा है। निश्चयवाचक जिसके अंदर हमें निश्चित जानकारी हो, तो उसने जब दरवाजा खोला तो उसे पता चल गया कि वो कौन है, उसके मामा है, तो उसे निश्चित जानकारी है कि उसके मामा ही थे, मामा ही है। वो मेरे लिए गुड़िया लाई, ये भी निश्चित जानकारी है कि वो मेरे लिए गुड़िया लाई। तो अनिश्चित जिसकी निश्चित जानकारी ना हो, अनिश्चित जिसमें निश्चित जानकारी ना हो, निश्चयवाचक जिसमें निश्चित जानकारी हो। फिर मैंने बात करी तो उन्होंने मेरी बात सुनी, फिर मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मेरी बात सुनी। मैंने मेरे चाचा के बारे में बात करी, इसमें बनता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के जो होते हैं, इनमें 3 मुख्य इसके भेद होते हैं। कौन कौन से, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी प्रकार से बोलते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिसमें उत्तम पुरुष, जिसमें जो बात बोल रहा है, जो वक्ता होता है, जो कह रहा है कुछ, उसे हम कहते हैं वक्ता, मतलब उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, तो मैं क्या हुई, मैं, हम, मुझे, मैं, मुझे, ये क्या हुआ, हमारा उत्तम पुरुष। अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, और कोई नहीं बोल रहा, मैं बोल रही हूँ, तो मैं वक्ता हूँ और मैं उत्तम पुरुष हूँ। आप सुन रहे हो, आप श्रोता हो, साथ में मध्यम पुरुष हो, जिसमें तू, तुम, तुझको, ये सब आती है। और अन्य पुरुष मतलब जो कोई अन्य व्यक्ति, हम दो किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, और अन्य के बारे में बात कर रहे हो, मतलब हम
सर्वनाम के बारे में बात करें, वही बात है। तो वो इसमें यह है कि फिर मैंने उनसे बात करी, वो व्यक्ति क्या थी, वक्ता थी, उसने बोला उनसे। तो जो मैंने है ये शब्द क्या हुआ, उत्तम पुरुष, और उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने कौन है, ये हमारा उन्होंने मेरी बात सुनी, ये हमारे उसके मामा है, मतलब ये मध्यम पुरुष है। मैंने मेरे चाचा के बारे में बात करी, मैंने किसी अन्य के बारे में, जो कौन थे, वो मेरे चाचा थे, ठीक है। या फिर मैं कहती हूँ मैंने उनके बारे में बात करी, पर इसमें सीधा नाम ही लिख दिया ये, ठीक है। पर ये हमारा संज्ञा की ओर से ले सकते हैं, पर अगर सर्वनाम लगाए तो मैंने किसी अन्य के बारे में बात करी, मैंने किसी अन्य के बारे में, मतलब अन्य पुरुष, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करी, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे तभी कोई लड़का आया, तो मैंने कहा कि वह वही लड़का है जो कल आया था। इसमें यह वही लड़का है जो कल आया था, ये हमारा कौन सा संबंध, देखो यह और जो, इनका संबंध बताया जा रहा है कि वह वही लड़का था। इस लड़के में और घर में संबंध बताया जा रहा है, तो ये हमारा संबंध वाचक है। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, या फिर जो सो हमारा जो करेगा सो भरेगा, वही है कि जो और सो में संबंध है, ओके। तो ये हमारा क्या संबंध वाचक है। मैंने उनसे कहा कि यह मेरा घर है, फिर मैंने उनसे कहा कि यह मेरा घर है। निजवाचक में क्या होता है कि हम अपने बारे में, मतलब हम अपने बारे में बता रहे होते हैं, हमसे करता है वो अपने बारे में बता रहे कि यह मेरा घर है, यह मेरा पेन है, यह मेरा मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब इसमें हम अपने बारे में बताते हैं। उसी प्रकार यह मेरा घर है, उसने उसके अपने बारे में बताया, निजवाचक वही होता है। प्रश्नवाचक, फिर उन्होंने कहा क्या आप मुझे अपने पापा से मिलवा सकते हैं, तो प्रश्नवाचक होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो कि क्या आप मुझे अपने पापा से मिलवा सकते हैं, तो क्या आप मुझे अपने पापा से मिलवा सकते हैं, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आयोग क्या कहानी के माध्यम समझ गए होंगे कि आखिर ये होते क्या है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम हमारी क्रिया विशेषण, तो अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया क्या होते हैं, कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम बोलते हैं क्रिया, या फिर बोल सकते हैं हम कि किसी काम के करने होने को हम क्या कहते हैं, कोई भी एक्शन को हम कोई एक्शन करते हैं, बैठने का एक्शन, चलने का एक्शन, पढ़ने का एक्शन, मतलब हम कोई भी डेली लाइफ में जितने भी एक्शंस करते हैं, जितने भी क्रियाएं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रिया, ठीक है। जितने भी हम कार्य करते हैं, हम बैठते हैं वो कार्य होता है, चलते हैं कार्य कर रहे हैं, ओके। लिख रहे हैं हम कोई कार्य कर रहे हैं, मतलब हम कोई एक्शन मूव कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, वही हमारी क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है। तो उन्हीं क्रिया को दो आधार में बांटा गया है, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे होती है जिसके अंदर कर्म हो, जिसके अंदर कर्म साथ हो, सा मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म जिसमें कर्म साथ हो। अकर्मक जिसमें कर्म साथ नहीं हो, और मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म जिसके साथ कर्म नहीं होते हैं वो अकर्मक क्रिया, और जिसके साथ कर्म होते हैं वो सकर्मक क्रिया। जैसे कि वह खेलता है, इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, हाँ इसमें एक कर्ता है और इसमें क्रिया है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है वो। अब हम ये देखें वह विद्यालय जाता है, इसमें कर्म है, बिल्कुल है, क्रिया और कर्ता, क्रिया भी है कर्ता भी है, और क्रिया जो करता है, जो भी इसके अंदर कर्ता जो है ना, जो हमारा कर्ता है, उसके साथ जो विद्यालय दिया गया था ना, तो विद्यालय हमारा कर्म है कि जो वह विद्यालय जाता है, वह कहाँ जाता है, उसका कर्म क्या है, उसका कर्म है विद्यालय जाना, तो वह विद्यालय जाता है। फिर आता है क्या, अगर हम ले कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो कर्म के इसमें कर्म साथ दिया जाता है, उसे सकर्म, अकर्म में कर्म नहीं होता। फिर आता है संयुक्त, प्रयोग के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर इसके चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, परिणामी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया भी होती है जिसके अंदर किसी भी चीज को संयुक्त किया जाता है, मतलब जैसे मैंने पत्र दिया था पर राम ने नहीं पढ़ा, इस वाक्य में मैंने पत्र दिया था, ये वाक्य लिया है आपने, मैंने पत्र दिया था, इस वाक्य के अंदर क्या है कि जो कार्य किया है उसने पत्र देने का, मैंने पत्र लिखा था, सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, मैंने पत्र लिख दिया था, मैंने पत्र लिख दिया था पर राम ने नहीं पढ़ा, तो मैंने जो पत्र है वो लिखा फिर दिया, इसमें दो क्रिया आई ना, पहले दिया, पहले लिखा फिर दिया, पर पहले जो कार्य करता है और फिर बाद में देगा,
तो वो हमारा संयुक्त क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो जिसके अंदर मैंने पत्र लिख दिया था, मैंने पत्र लिख फिर दिया था, तो मैंने पत्र लिख दिया था, ये हमारा क्या है, संयुक्त क्रिया। फिर आता है पर राम ने नहीं पढ़ा क्योंकि वह खेल रहा था। इसमें जो वह है हमारा सहायक क्रिया, सॉरी वह तुम्हारा करता है, जो हमारा खेलना है ये हमारा क्या है, मुख्य क्रिया, और रहा था ये हमारा सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया सहायक क्रिया तो पता होगा, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, और मेन वर्ब जैसे कि गो, वेंट, गॉन, बिकम, बिकॉज, ये सब हमारे क्या होते हैं, उसके मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। उसी प्रकार सहायक क्रिया में होता है जैसे हम खेलना, कूदना, बैठना, उठना, ये सब हमारी क्या होती है, सहायक क्रिया। पर जैसे रहा है, रही है, कर रहा है, कर रही है, ये सब हमारी क्या है, सॉरी करना नहीं है इसमें, रहा है, रही है, होगी, होगा, ये सब हमारा क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, उसी प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया वे होती हैं से बाद में उसकी मम्मी ने मोहन नौकर से खाना बनवाया, जिसमें काम करने के लिए प्रेरित किया जाता हो, प्रेरणा दी जाती हो। उसने मम्मी से मोहन मतलब उसकी जो मम्मी है उसने मोहन नौकर से खाना बनवाया। देखो उसकी जो मम्मी है उसने खुद खाना नहीं बनाया, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं कि जो व्यक्ति का नाम उसका मैंने राम, कि जो राम है उसने अपनी मम्मी से कहकर मोहन नौकर से खाना बनवाया, कि उसने अपनी मम्मी से कहा कि खाना मोहन नौकर से बनवा दो, तो उसकी मम्मी ने क्या किया, मोहन नौकर से खाना बनाया। मतलब जो काम है वो खुद नहीं करेगा, ना जो दूसरे से कहा उसने भी नहीं किया, तीसरा जो व्यक्ति है वो करेगा। पहला व्यक्ति कहेगा, दूसरा व्यक्ति उससे मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहेगा, और जो दूसरा व्यक्ति वो काम ना करे किसी और को करने के लिए प्रेरित करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कि जो मुझे दौड़ मारनी थी, ठीक है, जैसे कि मुझे दौड़ मारनी थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने टीचर से कहा कि मुझे दौड़ मारनी है, तो उसने क्या किया कि उसके टीचर से उसने कहा दौड़ मारनी है, तो उसके टीचर ने कहा कि तुम रमेश के पास चले जाओ, वो तुमसे दौड़ मरवा देगा। ठीक है, तो वही है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, दूसरा व्यक्ति काम ना करे किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन नौकर राम खाना खाकर पढ़ने चला गया, तो पूर्वकालिक क्रिया मतलब जिसके अंदर पहले का, जैसे कि देखो राम खाना खाकर पढ़ने चला गया, पहले का क्या कार्य हुआ, खाना खाया उसने, फिर क्या किया, पढ़ने चला गया। तो जो पहला कार्य, जिस भी वाक्य में दो क्रियाएं हो जाती है और वो पहली जो क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पढ़ने चला गया ये हमारी क्रिया नहीं है, खाकर ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। उसी के साथ हमारा क्रिया भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं विशेषण। पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा मतलब हमारा बड़ा भाई और सर्वनाम, सॉरी संज्ञा मतलब हमारा छोटा भाई और सर्वनाम बड़ा भाई की विशेषता बताते हैं, उन दोनों भाइयों की क्या बताते हैं, विशेषता कि वह कैसे। तो पहली विशेषता गुणवाचक में मतलब जिसके अंदर किसी गुण दोष आदि का बोध हो हमें, जैसे कि वह मोटा है, इसमें क्या है कि वह मोटा है, इस शब्द के अंदर वह तो हमारा संज्ञा है, सर्वनाम है, सर्वनाम की विशेषता बताइए संज्ञा की। राम सुंदर है, वह मोटा है, सर्वनाम की विशेषता, राम सुंदर मतलब संज्ञा की विशेषता। तो वह मोटा है, इसमें जो है ना इसके बारे में बताया गया है कि वह जो शब्द है हमारा सर्वनाम की विशेषता बताई कि सर्वनाम कैसा है, तो सर्वनाम क्या है हमारा, मोटा है, मतलब जो हमारा वह है वो क्या, वो मोटा है, सर्वनाम की विशेषता। राम सुंदर है, संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो कैसा है, सुंदर है। काली गाय, गाय की विशेषता क्या है कि वो गाय काली है, ठीक है, उसमें विशेषता बताते हैं जिसके किसी गुण की, दोष की, उनके रंग रूप की जो विशेषता बताए उसे गुणवाचक कहते हैं। संख्या जिसमें संख्याओं का बोध हो, फॉर एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, या फिर कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास 2 लड़कियां हैं, तो उस व्यक्ति के पास कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, तो हमें इसकी ये हमें संख्या बता रहा है कि हाँ 2 लड़कियां हैं, संख्या दे रखा है। या फिर मुझे 4 किलो मुझे 4 किलो दूध चाहिए, तो दूध आपको मिल जाएगा, कितने चाहिए, 4 किलो। आपको इनके बारे में पता है निश्चय, देखो संख्या क्या होता है, हमें नंबर संख्या काउंटिंग, तो हमें दे रखा है ना कि 4 किलो, हाँ वो चाहिए हमें पानी, सॉरी दूध चाहिए 4 किलो, उसके पास 2 लड़की है, संख्या हुआ। पर निश्चित और अनिश्चित वाचक में होता है, मतलब संख्या वाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। निश्चित वाचक में क्या होता है कि हमें निश्चित जानकारी ना होती है,
जैसे कि उसके पास कुछ लड़कियां हैं, हमें निश्चित जानकारी है कि हाँ कितनी लड़कियां हैं, नहीं है, तो वो हमारा अनिश्चित होगा। अगर निश्चित जानकारी कि हाँ उसके पास 2 लड़कियां हैं तो हमें निश्चित जानकारी है, हाँ बिल्कुल है, तो हमें निश्चित जानकारी मिली है, तो निश्चितवाचक होगा। मुझे कुछ किलो दूध दे दो, तो अगली बार समझ नहीं पाया कि उसे कितना चाहिए, तो कुछ किलो दूध दे दो ये हमें समझ में नहीं आया, तो ये हमारा अनिश्चितवाचक है। परिणाम में क्या होता है कि निश्चित और निश्चितवाचक परिणाम होता है। परिणाम मतलब माप तोल, से माप तोल की जाती है। इसमें क्या था कि मुझे 2 किलो चाहिए, 2 किलो क्या क्या मांगा था उसने, हाँ 4 किलो दूध दे दो, तो एक तो इसमें गिनती तो करी गई थी ना कि 4 किलो दूध चाहिए, बट माप तोल इसमें की जाएगी। इसमें मैंने आपको 2 किलो बताया था, बट माप तोल किसमें की जाती है, परिणाम परिमाणवाचक में, इसमें नहीं की जाती। तो परिणाम मतलब इसमें माप तोल की जाती है, जैसे कि मैं 5 किलो आटा चाहिए, ये माप तोल है, आपकी माप तोल की जाती है, मुझे 2 किलो चीनी दे दो, माप तोल की जाती है, वो परिणाम परिमाण में आता है। ओके, परिमाण में उसमें निश्चित और अनिश्चित, इसमें भी 2 भेद होते हैं, निश्चित माप तोल की जाती है और अनिश्चित माप तोल। निश्चित मतलब अब मुझे 2 किलो चीनी दे दो, निश्चित जानकारी हाँ कितनी चीनी चाहिए उसे। अनिश्चित मतलब मुझे कुछ किलो चीनी दे दो, निश्चित जानकारी नहीं है। सार्वजनिक, सार्वजनिक विशेषण वे होती हैं जिसके अंदर जिसमें संकेत किया जाता है, सार्वजनिक मतलब संकेत वाचक सर्वनाम, जैसे कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरा बोर्ड है, इसमें संकेत दिया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं सार्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है, उसी के साथ विकाय शब्द के पूरे जो भेद थे वो कंप्लीट हो गए, उनके भी भेद कंप्लीट हो गए कि वो ज्यादा थोड़ा बड़ी बनी है, पर कोई बात नहीं, हमने फुल कंसेप्ट तो पढ़ ही लिया है, हमें ट्रिक के साथ पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।